माफिया से पैसा लिया है। एसआई भर्ती को रद्द करवाने के लिए भी हनुमान बेनीवाल ने पैसा लिया है। हनुमान बेनीवाल जी बिल ओपन कर दे कि होटलों का बिल किसने पे किया। हनुमान बेनीवाल जी कहां से कमा के लेके आए, क्या करते हैं हनुमान बेनीवाल जी का ऑक्यूपेशन क्या है। इस भर्ती में सर्वाधिक सिलेक्शन अगर किसी का हुआ है तो वो जाटों का हुआ है। 170 प्लस कैंडिडेट है मैडम। हनुमान बेनीवाल ने आज जो लात मारी है वो अपनी कौम पे मारी है। और क्या चाहते थे हनुमान बेनीवाल? हनुमान बेनीवाल ने वो रैली इसीलिए तो की थी कि रिछपाल गोदारा के सीने पे वो वर्दी उतर जाए। हमारे पूरे भारत में ये पहला अनोखा मामला है कि एक राजनेता जनता के खिलाफ लड़ रहा है। ये जो पेपर माफिया जो जीता है ये अकेले एक नेता की वजह से नहीं जीता। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी इन्हीं के भाई है। आपके पत्रकार पैसे के लोग भी शामिल हैं इसमें। शरद कुमार जी, बड़ी उनके चेहरे पे आप लालिमा देखना, उनका चेहरा कैसे खिल रहा है। जोरदार कह रहे हैं कि एसआई भर्ती के रद्द होने का फैसला बरकरार रहा। अगली लाइन में उन्होंने बोला है कि अच्छा हुआ कि गंदगी हट गई। आप देखिएगा, उन्होंने चयनित थानेदारों के लिए गंदगी शब्द का प्रयोग किया। शरद कुमार ऐसा क्यों बोल पाए? क्योंकि मैंने इस पूरे प्रकरण को जलियांवाला बाग हत्याकांड से जोड़ा। तो यहां पे जनरल डायर थे हनुमान बेनीवाल, एक कमांडर पे शरद कुमार जी खड़े हो गए, एक पे एलपी पंत साहब आ गए और फिर अफसर आ गए। आपने वीके सिंह जी की भूमिका देखी क्या थी? इन ईमानदार थानेदारों को जलियांवाला बाग हत्याकांड में चारों तरफ से घेर करके मारा है। अगर हनुमान बेनीवाल को लड़ना था तो राजेंद्र सैनी के लिए लड़ते। क्यों नहीं गए वहां पे हनुमान बेनीवाल जी? क्यों नहीं गए वहां पे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का तो वो क्षेत्र था ना। क्यों नहीं गए वहां पे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा? क्योंकि मैडम ये लोग बैटिंग कर रहे थे पेपर माफिया की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, एक फैसला जिसने काफी सारे सपनों को रौंद दिया है। कई सारे सपने जो हैं इन्हीं खुली आंखों से देखे गए थे, वो सपने चकनाचूर हो गए हैं, वो सपने बिखर गए हैं। एक भर्ती परीक्षा जिसने कई सालों की जो है मेहनत बर्बाद कर दी, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। उम्र निकल गई, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, ना वो कैपेसिटी है ना वो कैलिबर रहा है। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ उसी एसआई भर्ती परीक्षा की 2021 से चली आ रही है। और कल एक फैसला आता है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द ही रहेगी। आप समझिए कि वो जो मेहनत कर रहे थे ना, और जिन्होंने प्रोबेशन पीरियड भी पूरा कर लिया था कि अब तो भाई हम जो है एसआई बनकर जो है देश सेवा करेंगे, लेकिन इस फैसले ने ना लोगों की जो रातों की नींद है ना वो उड़ा दी। और ख़ास तौर पर उनकी जिन्होंने 10-10 साल मेहनत की सिर्फ एक भर्ती के लिए। सत्येंद्र राव जी मेरे साथ हैं, इनसे मैं उस पूरी कहानी को जानूंगी जो 2021 से पहले की चली आ रही है, जिन्होंने 10-10 साल इस भर्ती परीक्षा को दिए हैं। सत्येंद्र जी, एक फैसला आता है, शाम का वक्त था, शाम का वक्त ही नहीं, सबसे बड़ी बात थी छुट्टी का दिन था। छुट्टी के दिन शनिवार को अमूमन हम कहते हैं कि शनिवार और रविवार सरकारी महकमे के लिए छुट्टी का दिन माना जाता है। अब इस दिन एक बहुत बड़ा फैसला आया, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द रहेगी 2021 की। आप लोग कहाँ थे, क्या दिमाग में चल रहा था? फैसले के बाद क्या आपकी प्रतिक्रियाएं रही हैं? मैम, आपने ठीक कहा कि छुट्टी के दिन फैसला आया, शनिवार को आया, शाम को 4 बजे आया। और सिर्फ छुट्टी ही नहीं, उसके अगले दिन 2025 की परीक्षा भी है। आज 5 अप्रैल को 2025 की परीक्षा भी है। आपने उन बच्चों की नौकरी छीन ली जो कि 5 साल से नौकरी में थे, और आपने तो उनको रोने का वक्त भी नहीं दिया। आप उनको शाम को 4 बजे फैसला सुना रहे हो और सुबह 8 बजे उनको फिर से पेपर देने जाना है। संभलने का टाइम ही नहीं मिला। ना उन्हें संभलने का टाइम है, ना उनके पास में है। तो ऐसे इतना वो माहौल था और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिस तरीके की डबल बैच में हियरिंग चली, जिस तरीके का क्रॉस एग्जामिनेशंस हुआ दोनों पार्टीज के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, गवर्नमेंट ने भी एफिडेविट देकर के ये कहा कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। सेग्रेशन की रिपोर्ट सामने थी, एसओजी की रिपोर्ट सामने थी, एडीजे विशाल बंसल वहां पे अफेयर हुए, सब लोगों पे हुआ, एक एक पॉइंट पे वहां पे डिस्कशन हुआ। वैसा कि भट्टाचार्य पे डिस्कशन हुआ, जज साहब ने खुद ने कहा कि इसमें तो वॉयलेशन नहीं है।
और आप जब आप 202 पेज का जब आप पढ़ोगे जजमेंट, उस जजमेंट में साफ तरीके से आरपीएससी को क्लीन चिट दी गई है। आरपीएससी के मेंबर्स का जो सिंगल बेंच में शो मोटो लिया गया था, उस पे भी उनको क्लीन चिट दे दी गई। उसमें लिखा हुआ है कि ये सिस्टमेटिक फेलियर नहीं है। एक साइड आप बताते हो कि सिस्टमेटिक फेलियर नहीं है, दूसरी साइड आप उन योग्य थानेदारों को पनिश कर देते हो, उनको निकाल देते हो, आप उनको रातों रात उनका घर तबाह कर दिया आपने। तो ये तो समझ में नहीं आया हम लोगों को। आपको पता है जब ये फैसला आया तो मेरे पास बहुत सारे वीडियोस आए, और खास तौर पर कि आरएलपी के कार्यालय पर मैं वीडियो देख रही थी, जश्न मनाया गया है, सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ है। आरएलपी कार्यकर्ताओं ने जो है बेनीवाल जी के निवास पर, जो कि जालूपुरा में है, वहां पर पटाखे फोड़े हैं, जश्न मनाया गया है। किस चीज का जश्न था मैडम? वो प्रधानमंत्री बन गए हनुमान बेनीवाल जी? कल कोई शपथ ली थी उन्होंने, या मुख्यमंत्री बन गए? क्या बने वो? क्या मिला उनको? किस चीज का जश्न था वो? कल कौन जीता था? कल सिर्फ एक आदमी जीता था, और वो था पेपर माफिया। कल सिर्फ और सिर्फ पेपर माफिया की जीत हुई है, ना तो सिलेक्टेड कैंडिडेट की जीत हुई कल, ना बेरोजगारों की जीत हुई। कल सिर्फ और सिर्फ पेपर माफिया की जीत हुई, और वो पेपर माफिया, हम कहते हैं ना एक राक्षस था, उसकी जान तोते में अटकी हुई है, तो उस पेपर माफिया की जान एसआई भर्ती में अटकी हुई थी, और उस पेपर माफिया ने कल अपनी जान छुड़ाई है। तो कल सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के खुशी का दिन था तो वो पेपर माफिया के लिए था। कल अगर किसी को पटाखे फोड़ने थे तो वो पेपर माफिया को पटाखे फोड़ने थे। कल गुलाल उड़ाना था, जुलूस निकालना था, तो सिर्फ और सिर्फ पेपर माफिया को निकालना था। तो अगर आरएलपी के लोग अगर वो काम कर रहे हैं, तो मैं तो बोल रहा हूं कि 25 मई 2025 की जो आपने रैली निकाली थी, इतनी बड़ी रैली निकाली है आपने, उस रैली का बजट पता है आपको? 100 करोड़ का बजट है उसका। आपको 100 करोड़ कहां से लेकर के आ गए? कौन सा स्टार्टअप चलाते हो आप? कौन सी फंडिंग लेकर के आए? आपने क्राउड फंडिंग से पैसा जुटा लिया? कौन सी कंपनी आपने चला ली? आप कौन से इतने बड़े जमींदार हैं कि आपने फसलें बेच बेच करके वो पैसा कमाया और 100 करोड़ की आपने रैली कर ली? और आपने देखा होगा जब वो रैली हुई, इतनी सारी गाड़ियां जयपुर में आई थी, कोई जैसलमेर से आई, बाड़मेर से आई। बाड़मेर से अगर एक बस भी भर के आएगी, जयपुर तक पहुंचेगी, 1 लाख रुपए का किराया। बिल्कुल। कौन कर रहा था वो स्पॉन्सर? पेपर माफिया स्पॉन्सर कर रहा था। और ऐसी क्या था कि आपने 40-50 दिन तक आप धरने पे बैठे हुए, और आपने, हनुमान बेनीवाल जी ने खुद अपने मुंह से बोला है कि इस धरने में बैठने वाले में एक भी एसआई कैंडिडेट नहीं है जिसने एसआई की एग्जाम दी हो। आपको याद होगा उस समय वीडियो में जब हनुमान जी गुस्से में आ गए थे कि मैं किसके लिए लड़ाई लड़ूं, यहां तो बैठने वाले नहीं है। कई बार बोला था उन्होंने कि इस धरने में एसआई की बहुत कम है, एसआई कैंडिडेट बहुत कम नहीं है ही नहीं। फिर आपको याद होगा कि उन्होंने धरना आगे चलाने के लिए अपने जो उनका संगठन था, उनके संगठन की जिलेवार ड्यूटी लगाई थी कि सोमवार को जयपुर, झुंझुनू, सीकर से, चूरू से लोग आएंगे, मंगलवार को नागौर से लोग आएंगे, बुधवार को अलवर वाले लोग आएंगे। फिर एक एक जिलों की ड्यूटी लगाई थी, एक भी नहीं, 5-5, 6-6 जिलों की ड्यूटी लगाई वहां पे, अपने कार्यकर्ताओं को बैठाया। इतनी मुश्किल से उन्होंने वो धरना निकाला। तो इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे थे? इतनी शिद्दत से मेहनत, इतनी शिद्दत से मेहनत तो कोई कर्मचारी अपने मालिक के लिए करता है। और कौन मालिक है हनुमान बेनीवाल जी के? जिनसे पैसा लिया है। भाई अगर आपने किसी से पेमेंट लिया है तो आप तो उसका काम करके दोगे ना। मतलब हनुमान बेनीवाल जिस धरने पर बैठे थे, उस धरने पर बैठने के लिए हनुमान बेनीवाल ने पैसा लिया है। पेपर माफिया से पैसा लिया है। एसआई भर्ती को रद्द करवाने के लिए भी हनुमान बेनीवाल ने पैसा लिया है। मैडम आप उस धरने पे देखेंगे, वहां पे एसी वाला धरना था वो। आप जैसे ही वो आरएलपी के कार्यकर्ता शाम को जाते थे, कहां जाते थे वो? कौन से होटलों में खाना खाते थे वो? सारे आसपास के होटल बुक थे उनके, 5 स्टार होटल में रह रहे थे। तो वो कौन स्पॉन्सर कर रहा था? हनुमान बेनीवाल जी अपनी जेब से पैसा दे रहे थे उन कार्यकर्ताओं को। झुंझुनू से चल करके कार्यकर्ता आ रहा था, अलवर से चल करके कार्यकर्ता आ रहा था, अजमेर से चल करके कार्यकर्ता आ रहा था, चित्तौड़गढ़ से चल करके कार्यकर्ता आ रहा था, बाड़मेर से चल करके कार्यकर्ता आ रहा था। 10 दिन तक होटलों में रुक रहा था। वो पैसा कौन दे रहा था? आप बिल मंगवा लीजिए, हनुमान बेनीवाल जी बिल ओपन कर दे कि होटलों का बिल किसने पे किया।
और हनुमान बेनीवाल जी ने कहा खुद की जेब से पैसा लगा। हनुमान बेनीवाल जी कहां से कमा के लेके आए? क्या करते हैं हनुमान बेनीवाल जी का ऑक्यूपेशन क्या है आपको पता है? हनुमान बेनीवाल जी का ऑक्यूपेशन क्या है? क्या धंधा करते हैं हनुमान बेनीवाल जी? मुझे तो नहीं पता। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उनको लिहाजा उनको सैलरी आती होगी, उसको टीए डीए और क्षेत्र में घूमने का पैसा मिलता होगा। और वो कितना मिलता है? लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए इतना ही मिलता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। तो उतना पैसा तो वो 15 मिनट में उनके कार्यकर्ता खा जाते थे। वो तो 15 मिनट भी नहीं टिक रहा है उनकी जेब का पैसा। तो वो पैसा है कहां से मैडम? ये जो बच्चे थे, अब पेपर जो है भर्ती परीक्षा, क्या बोलूं मैं, जिनका भविष्य खराब हुआ उनका तो हुआ ही हुआ है, भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है। लेकिन उन बच्चों का क्या जो बेनीवाल जी के साथ थे, भविष्य उनका भी खराब हुआ है। डेफिनेटली हुआ है मैडम। अगर आज जंगल में आग लगी है तो यहाँ पे हमारा ही घर थोड़ी ना है। कल ये आग के लपटे आपके घर में भी आएंगे। और ये बच्चे बेनीवाल जी के भी तो हैं, जश्न जिनके लिए जश्न मनाया जा रहा है। चलिए मान लीजिए वो बेनीवाल जी के नहीं थे, पर जो उनके क्षेत्र से आते हैं उन बच्चों का क्या, जिनका भविष्य खराब हो गया। मैडम मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा। पहला एग्जाम्पल, अभी हफ्ते पर पहले हनुमान बेनीवाल जी यूपी गए थे। अंतर्राष्ट्रीय जाट महासभा, जाट पार्लियामेंट की उनकी मीटिंग थी। वो अपने आप को जाटों का नेता बताते हैं। इस भर्ती में सर्वाधिक सिलेक्शन अगर किसी का हुआ है तो वो जाटों का हुआ है। 170 प्लस कैंडिडेट है मैडम। हनुमान बेनीवाल ने आज जो लात मारी है वो अपनी कौम पे मारी है। सबसे ज्यादा जाटों का नुकसान हुआ है इसमें। और अभी 1015 की 2025 की भर्ती आ रही है। आप लिख लीजिएगा कि वापस से 170 कैंडिडेट उसमें जाटों के आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि जब एकदम से इतना तरीके से आ जाए। फिर आप दूसरे नंबर पे आ जाइए, जब एसआई भर्ती पहली बार जब रद्द हुई थी उसके बाद आरएएस का रिजल्ट आया था, तो आरएएस के जो टॉपर थे रिचपाल गोदारा, कहां से आते हैं? नागौर से आते हैं। रिचपाल गोदारा जाट समाज से भी हैं, टॉप 10 रैंक में थे। तो क्या रिचपाल गोदारा हनुमान बेनीवाल के नहीं है क्या? और क्या चाहते थे हनुमान बेनीवाल? हनुमान बेनीवाल ने वो रैली इसीलिए तो की थी कि रिचपाल गोदारा के सीने पे वो वर्दी उतर जाए। एक तरफ आप अपने भतीजे को इंडियन आर्मी की वर्दी पहनाना चाहते हो, दूसरी तौर रिचपाल गोदारा जो कि किसान परिवार से आता है, आप उसकी वर्दी उतारना चाहते हो। ये दोगलापन क्यों है मैडम? ये तो नहीं होना चाहिए ना। हनुमान बेनीवाल जी का भतीजा और रिचपाल गोदारा, उन दोनों में अंतर क्यों? मेरा सवाल यही है कि दोनों में अंतर क्यों? उनके लिए तो एक समान है, जनता उनकी है। हमारे पूरे भारत में ये पहला अनोखा मामला है कि एक राजनेता जनता के खिलाफ लड़ रहा है। भाई कांग्रेस से लड़ो आप, बीजेपी से लड़ो आप, किसी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ो आप, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जनता से क्यों लड़ रहे हो? आप हमसे क्यों लड़ रहे हो? और अब की बार तो पटाखे फोड़े हैं इन्होंने। जब सिंगल बेंच का जजमेंट आया था उसमें हनुमान बेनीवाल जी खुद डीजे पे थिरक रहे थे। डीजे पे हनुमान बेनीवाल जी नाचे हैं। देर रात तक जो है डीजे बजाया गया था। yes. घर के बाहर से कमिश्नरेट भी yes. वहीं आता है, उसके सामने से बकायदा डीजे जो है 10 बजे के बाद वैसे अलाउड नहीं है, उसके बावजूद भी ये डीजे देर रात तक बजा था। देर रात तक जो है उसी शहीद स्मारक पर जो है जश्न मनाया गया था। बारिश भी उस दिन हो रही थी। और मैम आपको पता होगा वो शहीद स्मारक जो स्थल है वो किस लिए बना था? वो हमारे वीर सैनिकों की याद में बना था। उस शहीद स्मारक पे डीजे बज रहा है और इनके कार्यकर्ता, आपने ऑन द रिकॉर्ड आपने उस पे देखे होंगे, जब धरना चल रहा था जूते लेकर के बैठे थे ऊपर। तो इनमें कितनी समझ है, कितनी चीजें हैं वो आप देख लीजिए। क्योंकि मुझे जब भी कोई आरएलपी के लोग मुझे गाली देते हैं, मुझे कुछ बोलते हैं, मैं कभी उनको रिवर्ट नहीं करता, मैं उनको बोलता नहीं, मैं उनको भाई बोलता हूँ वापस कि भाई आज हमारे साथ हो रहा है, कल तुम्हारे साथ भी होगा। क्योंकि ये तो रीत चली आ रही है।
आपने हाल ही में देखा कि महाराष्ट्र में अशोक खैरात नाम का वो ढोंगी बाबा क्या क्या कर रहा था, क्या गलत हरकतें कर रहा था, लेकिन उसकी फिर भी फैन फॉलोइंग थी, अच्छी अच्छी फैमिलीज में थी, जो पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं, जो अफसर हैं, उस IAS IPS नेता मंत्रियों की बीवियां जो है उसमें गुरु मान थी। बैठी थी। लेकिन ये एक दौर ऐसा होता है जब आपका नेता, आपका, आप जिसको मानते हो, आप जिसके फॉलोअर होते हो, आप जिसके अनुयायी होते हो, आप उनकी अंधभक्ति में आप इस तरीके से पागल हो जाते हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा। आज RLP के लोग भी वही कर रहे हैं। अगर RLP के लोग आज घर जा करके शांति से अपने दिल पे हाथ रख करके सोचेंगे तो उनको ये रिग्रेट फील होगा कि यार हम लोगों ने गलत कर दिया, हम लोगों ने इतना गलत कर दिया। मैडम आप मानिए, एक किसान, पकी पकी पकाई फसल थी ये, अफसर तैयार हो गए थे, ट्रेनिंग पूरी हो गई थी, फील्ड में जाने को तैयार थे, एक किसान की पकी पकी पकाई फसल पे ओले पड़ गए, पूरी फसल तबाह हो गई, नष्ट हो गई बिल्कुल। अब किसान क्या करेगा? जब भी किसान की फसल पे ओले पड़ते हैं क्या करता है किसान मायूस होता है, क्योंकि किसान को मुआवजा भी नहीं मिलता, कोई किसान की सुनने वाला भी नहीं होता। लेकिन किसान फिर से कहता है कि नहीं, मैं फिर से उठ खड़ा होऊंगा, मैं फिर से अपनी फसल बोऊंगा, फिर से वो मायूस के साथ जो डंठल होते हैं उनको इकट्ठा करता है, मेहनत करता है। तो आज हमारे जो लोग हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, जो इस RS जो इस SI भर्ती में थे, आज वो फिर से अपने आंसू पूछ करके फिलहाल पेपर दे रहे हैं। सतेंद्र जी, 6 महीने की भरपाई की जा सकती है, 10 साल की भरपाई नहीं की जा सकती। नहीं हो सकती मैम। आज की एवरेज एज, एक इंसान की एवरेज एज 50-55 साल 60 साल तक जीता है, और आजकल तो हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो जाती हैं, कब कौन चला जाए कोई भरोसा नहीं। आपने एक आदमी की कीमती जीवन के 10 साल, मतलब पहले उसका 2016 में सिलेक्शन हुआ, 2016 में उसको प्लाटून कमांडर मिला, उसकी रैंक कम थी, उसने कहा मैं फिर से मेहनत करूंगा। 2016 की भर्ती आई, 2016 के बाद उसने 2021 का वेट किया, 5 साल वो रहा, उसमें प्लाटून कमांडर रहा। उसके बाद दोबारा उसने तैयारी की, क्योंकि पुलिस की जो नौकरी होती है वो 24 घंटे की नौकरी होती है मैडम हमारे यहाँ पे। उस 24 घंटे की नौकरी में वो आदमी पढ़ लिख करके फिर से SI बना है, और आपने क्या कर दिया? 10 साल का उसका करियर तबाह हो गया। 10 साल के अंदर उसके बच्चे बड़े होकर के जाने लग गए। उसका जो 10 साल का बेटा है वो कहेगा कि पापा आज आप वर्दी नहीं पहन रहे। जब वो सुबह सुबह आज उसने पूछा होगा कि पापा आज आप वर्दी नहीं पहन रहे, वो क्या जवाब देगा उसको? आपने वो वीडियो देखे हैं पहले कि उन जो महिला थानेदारों के वीडियो आई कि मेरी ये वर्दी टंगी हुई है यहां पे, और आप ये पहली भर्ती है SI भर्ती 2021 जिसमें सर्वाधिक महिलाओं का सिलेक्शन हुआ, सर्वाधिक महिलाओं का सिलेक्शन हुआ। और मुझे लगता नहीं है कि SI 2025 में भी इतनी महिलाओं का सिलेक्शन हो पाएगा। और उसमें कैसी महिलाएं हैं? विडो, सिंगल मदर। आप सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि वीडियो घूम रहा है, एक सिंगल मदर है, वो कह रही है कि क्या होगा। मतलब आपने बिल्कुल नहीं सोचा आपने। और मैं बात सिर्फ यहां पे मैडम, आपने हनुमान बेनीवाल जी की पूछ ली, लेकिन मैं सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी की बात नहीं कर रहा। ये जो पेपर माफिया जो जीता है, ये अकेले एक नेता की वजह से नहीं जीता। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी इन्हीं के भाई है। और इसके अंदर मैंने पहले भी ओपनली बोला है, माफ करना, आपके पत्रकार पैसे के लोग भी शामिल हैं इसमें। शरद कुमार जी जो कि आज तक में है, LP पंत दैनिक भास्कर में। आप कल का शरद कुमार जी का, कल का आप प्राइम शो का आप वीडियो देखिएगा। शरद कुमार जी बड़ी, उनके चेहरे पे आप लालिमा देखना, उनका चेहरा कैसे खिल रहा है। भाई साहब आप पत्रकार हैं, मैम आपको क्या मतलब है? आप वो दिखाइए जो फैक्ट्स है, और वो आप उनकी स्टार्टिंग के 2 मिनट देख लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप उनका 2 मिनट का वीडियो देखिए। वो इतनी, उन्होंने जो वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं अपने शेर और शायरी वाला जो उनका जो हल्का फुल्का जो अंदाज होता है ना, जो उसको भुला करके वो जोरदार कह रहे हैं कि SI भर्ती के रद्द होने का फैसला बरकरार रहा। उन्होंने बरकरार जो हिंदी का शब्द है ना, उसमें इतना जोर डाल दिया है मैडम, वो अंदर से उनके है ना बाहर आने लग गई, उनकी आवाजें ऐसे बाहर आने लगे जैसे उन्होंने बरकरार बोला ना उसमें। और फिर आप उसकी अगली लाइन सुनना उनकी क्या है,
क्योंकि एक एक शब्द याद हो गया मुझे, तो मैंने सब सुना है। मेरी मैडम यही चीज होती है, मैं पक्ष विपक्ष में हर चीज देखते हैं हम, ताकि कहां पे क्या चीजें हैं हम उसका एनालिसिस कर सके। अगली लाइन में उन्होंने बोला है कि अच्छा हुआ कि गंदगी हट गई। अच्छा, हमारे बच्चे गंदगी थे, राजस्थान के वो होनहार अफसर गंदगी थे, जो कि आरएएस में सेलेक्ट हो गए, जो आरएएस के टॉपर बन गए, वो गंदगी थे। आप देखिएगा उन्होंने चयनित थानेदारों के लिए गंदगी शब्द का प्रयोग किया। हमारे बच्चे गंदगी हैं, क्योंकि वो ऐसा क्यों बोल पाए, वो उनका शरद कुमार ऐसा क्यों बोल पाए, क्योंकि शरद कुमार जी को राजस्थान का नॉलेज नहीं है। मैडम, आज हमारे लिए ये भर्ती रहे या ना रहे, लेकिन हमारे पे जो चोर और फर्जी का जो कलंक लगा ना, हम उसके लिए लड़ेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। आज जिस दिन हम जीत जाए, आप हमारा रेजिग्नेशन ले लेना, हमारे जितने भी बच्चों का लाइन से खड़ा करके आप रेजिग्नेशन ले लेना, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ लड़ेंगे स्वाभिमान के लिए, क्योंकि राजस्थान जाना जाता है स्वाभिमान के लिए। महाराणा प्रताप ने इतना बड़ा बलिदान दिया, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ स्वाभिमान के लिए। बचपन से हम पढ़ते आए हैं, जब उनके बेटे को जो रोटी खिलानी थी ना, तो एक जानवर आता है, वो रोटी छीन के लेके ले जाता है, लेकिन वो घास फूस की रोटी बनाते हैं, जंगलों में रहते हैं। किस लिए? वो चाहते तो वो भी तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे, वो भी मुगलों के साथ हाथ मिला सकते थे, लेकिन नहीं। महाराणा प्रताप ने कहा कि स्वाभिमान मेरे लिए बड़ा है। तो आज शरद कुमार जी ने जो हमें गंदगी बोला है ना, हमारे लिए स्वाभिमान बड़ा है मैडम। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और जोर से लड़ेंगे, लेकिन मैं तमाम पत्रकारों से, आज राजस्थान के तमाम पत्रकारों से यह निवेदन करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर प्लीज हमारी मेहनत, हमारी ईमानदारी को गंदगी तो मत बोलिए। पूरा के पूरे लोग मिल गए मैडम पेपर माफिया सिंडिकेट में। कैसे, मतलब आप मैंने कल एक पोस्ट लिखी, मैंने इस पूरे प्रकरण को जलियांवाला बाग हत्याकांड से जोड़ा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था मैडम। जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ आपको याद होगा। वो जलियांवाला, आप कभी अगर वहां पे जाएंगे ना, तो आज भी वो मिट्टी लाल है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जितने भी मेन गेट थे, वहां पे एक एक इनका कमांडर खड़ा हो गया और सामने था जनरल डायर। तो यहां पे जनरल डायर थे हनुमान बेनीवाल, एक कमांडर पे शरद कुमार जी खड़े हो गए, एक पे एलपी पंत साहब आ गए, और फिर अफसर आ गए। आपने वीके सिंह जी की भूमिका देखी क्या थी? और वीके सिंह जी से पहले जो शेखावत नाम करके एक एसपी थे, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो उन्होंने सरेआम क्या किया इनमें? आपने एसओजी की रिपोर्ट बताइए। जब एसओजी का गठन हुआ था, उसके 5 महीने बाद ही वीके सिंह जी बोल देते हैं कि सुचिता का हवाला देते हुए इसको रद्द कर देना चाहिए। वीके सिंह जी, आप पुलिस अफसर हैं, पुलिस अफसर का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, पुलिस अफसर का काम जजमेंट पास करना नहीं है। और फिर आपने दूसरे दिन क्या काम किया? दूसरे दिन वीके सिंह जी ने, अगर आपको याद हो तो, सबसे पहला इंटरव्यू दिया था दैनिक भास्कर को, और उसके बाद इंटरव्यू आ रहे हैं शरद कुमार जी के साथ में। तो पेपर माफिया सिंडिकेट ने इन ईमानदार थानेदारों को जलियांवाला बाग हत्याकांड में चारों तरफ से घेर करके मारा है। ऐसा एक चक्रव्यूह रचा गया है इन ईमानदार थानेदारों के चारों तरफ से कि इनको कहीं का नहीं छोड़ा मैडम। ये लोग अपनी लड़ाई तक नहीं लड़ सके, इनके परिजनों को बाहर आना पड़ा। क्या जरूरत है मैडम? मैं आज मेरा काम कर रहा हूं, हम लोगों को अपने जो भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, उनको क्या है, माता पिता का क्या काम होता है कि हम आपको खर्चा दे सकते हैं, हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आप पढ़ाई लिखाई करो और जाओ। लेकिन नहीं जी, इस पेपर माफिया सिंडिकेट ने एक नई इबादत लिख दी कि माता पिता का यह भी काम है कि जिस दिन आपका बेटा सिलेक्शन हो जाए सरकारी नौकरी में, उसके बाद उसकी नौकरी कभी भी छीनी जा सकती है। तो माता पिता इस चीज के लिए भी तैयार रहे कि एक दिन उन्हें सड़कों पे भी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि माता पिता को अब सिर्फ और सिर्फ खर्चा देना नहीं है, माता पिता को अब अपने बच्चों के हक अधिकारों के लिए सड़कों पे भी लड़ना होगा। और एसआई राजेंद्र सैनी को हम कैसे बुला देंगे मैडम?
ऐसा ही राजेंद्र सैनी सुसाइड हो गया है मैडम, आपने उसका घर देखा है? उसकी छप्पर का घर है मैडम, उसका पानी टपक रहा था उसका। वो तो इन एसआई कैंडिडेट्स की आप बात देखिए, इन्होंने आपस में पैसा इकट्ठा करके उनके कोई 2-3 लोन चल रहे थे, उनका पैसा रीपे करके आए हैं। क्योंकि लोन कंपनियां सिर्फ और सिर्फ गरीब पे जाती करती हैं। हमने तमाम वो वीडियो देखी हैं कि जब लोन कंपनियां किस तरीके से शोषण करती हैं लोगों का। इनके साथियों ने उनका भरा। उनकी जो माताजी थी वो बीमार थी, उनकी भाभी थी, वो ये कह रही हैं कि हमारे घर में कल का राशन नहीं है। अगर हनुमान बेनीवाल को लड़ना था तो राजेंद्र सैनी के लिए लड़ते। मैं स्वागत करूंगा, आज भी हनुमान बेनीवाल आए और वो राजेंद्र सैनी के घर पे जाइए और राजेंद्र सैनी के मां बाप से पूछे कि जो समझौता हुआ था उसका आपको मिला है या नहीं मिला है। क्योंकि आज तो 2-3 महीने की बात हो गई, सरकार के साथ एक समझौता हुआ उनका कि आपको इतना पैसा दिया जाएगा, आपको नौकरी दी जाएगी। समझौता होने के बाद ही तो उनकी जो डेड बॉडी थी उनका अंतिम संस्कार हुआ था, उनका पार्थिव शरीर हैंडओवर लिया गया था। कोई नेता गया मैडम? क्यों नहीं गए वहां पे हनुमान बेनीवाल जी? क्यों नहीं गए वहां पे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का तो वो क्षेत्र था ना, क्यों नहीं गए वहां पे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा? क्योंकि मैडम ये लोग बैटिंग कर रहे थे पेपर माफिया की। यस, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ये बैटिंग कर रहे थे पेपर माफिया की। ये क्यों जाएंगे? क्योंकि इनके घर का लाल नहीं मरा है। लाल तो उस मां बाप का मरा है और इकलौता कमाने वाला था वो, और उस दिन तो एक मरा था, आज तो आपने सारे मार दिए। और आप देखो उसके नीचे क्या लिख रहे हैं, क्या ट्वीट्स आ रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के। फैसले का स्वागत किया किरोड़ी लाल मीणा ने। किस चीज का स्वागत कर रहे हो आप? किस चीज का? मैं वही तो पूछ रहा हूं, आप स्वागत किस चीज का कर रहे हो? अरे किसकी जीत हुई? आपकी तो बेरोजगारों की भी जीत नहीं हुई। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला सिर्फ और सिर्फ जीत हुई पेपर माफिया की। आप तो ओपनली कह रहे हो कि हम पेपर माफिया जीत गया है, आज हम उसका स्वागत कर रहे हैं। सिर्फ इन्हीं को नहीं मैडम, गोविंद डोटासरा जी का आप स्टेटमेंट देख लीजिए। गोविंद डोटासरा जी ने भी यही बोला। अरे गोविंद डोटासरा जी, आपने क्यों नहीं बोला कि आपके बेटे पे भी आरोप लगे थे कि आपके बेटे आरएएस में सिलेक्शन हुए? कभी आपने ये कर्टेसी दिखाई कि चलो मैं तो राजनेता हूं, मुझे नौकरियों की जरूरत नहीं है, मेरे लांछन पे है ना, मेरे पे दाग लगा है कि मेरे बेटे मैं आज इस्तीफा दिलाता हूं। मैडम हमने देखे हैं, कांग्रेस के वो नेता भी हुए हैं जब उन पे एक दाग लगता था ना, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हुए हैं, तुरंत इस्तीफा आ जाता था कि हम उस दिन वापस से आएंगे जब हमारे पे दाग वापस से धुल जाएंगे। क्या दिया? इस्तीफा आया। डोटासरा जी के बेटे बेटी आज भी आरएएस ऑफिसर है ना। तो हर बार मैडम आम आदमी मरता है। आम आदमी की जो जिंदगी है, जो सिलेक्टेड, क्योंकि आम आदमी आज ये सोचता है कि अगर उसको अपने घर परिवार को ऊपर उठाना है तो सिर्फ और सिर्फ वो सरकारी नौकरी है जो उसको ऊपर उठा सकती है, जो उसको सामाजिक उसको लहजे में ऊपर उठा करके ला सकती है। आपने हाल ही में संभल के जो एसपी है उनकी शादी देखी थी। बिल्कुल। वो शादी इतनी चर्चित क्यों थी? क्योंकि वो एसपी हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, इसलिए वो चर्चित थी। आज वो समाज का बड़ा नाम बन गए। इसलिए मैडम एक सिर्फ सरकारी नौकरी बची है, अब आपने उसको भी छीनने का जरिया बना लिया, तो आम आदमी जाएगा कहां पे? आम आदमी को पूरी तरीके से मार दिया गया। और उसके बाद एक और काम करते हैं ये लोग, आपने आम आदमी को मारा, मैं तो इतना तक कहूंगा कि चलो ठीक है भर्ती रद्द हो गई, आपने मार दिया, लेकिन मैं हाथ जोड़ करके ये निवेदन कर रहा हूं, आप कम से कम जो ईमानदार सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उसके बारे में गलत तो मत बोलिए। कोई तो कह रहा है कि वो गंदगी है, कोई कह रहा है कि एक पानी की बोतल है उसके अंदर थोड़ा जहर मिला दिया, अब उसको जहर को फेंक दो, कोई कह रहा है कि वो हाथ काटना पड़ेगा, कोई कह रहा है कि खाने के अंदर जहर मिल गया। अरे भाई साहब, ये जीते जागते इंसान हैं, ये कोई खाने पीने की कोई वस्तु नहीं है जिसमें आपने जहर मिला दिया। यार कैसी बातें कर रहे हो?
मतलब आप ऐसी तर्कहीन बातें कर कैसे सकते हो? आप सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की तर्कहीन बातें तभी कर सकते हो जब आप कॉम्प्रोमाइज्ड हो, जब आप अपने आका के लिए काम कर रहे हो, अपने पेपर माफिया के लिए काम कर रहे हो, तभी ऐसे तर्क दे सकते हो आप। अदरवाइज कोई भी निष्पक्ष आदमी ऐसा कभी भी कोई तर्क नहीं देगा कि जी ऐसा था तो वो था। जो भी निष्पक्ष आदमी है, जो भी बुद्धिजीवी है, वो सब ये कह रहे हैं कि साहब दो पक्ष थे, एक वो जो सिलेक्टेड थे और एक वो जो इस पेपर लीक की वजह से जिनका कहीं ना कहीं जो बाउंड्री लाइन पे थे और सिलेक्शन उनका नहीं हो पाया। मैं कल शरद कुमार जी का देख रहा था, उन्होंने हाईलाइट में लिखा 2.5 लाख। सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितने लोगों ने पास किया? 2.5 लाख ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किया था क्या? चलो ठीक है, पेपर हो गया, लीक हो गया जी, आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने के लिए किसी ने रोका था? मिनिमम पासिंग मार्क्स तो आपको लाने ही थे ना, आपने पढ़ाई की है तो। वो कितने लोगों के आए? 18,000 के आए। तो आप कैसे कह सकते हो 2.5 लाख के साथ में अन्याय हुआ? तो मैडम ये सारी की सारी ट्विस्ट करने की चीजें और बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और ये इतना बड़ा अन्याय है आज एसआई भर्ती को लेकर के, आने वाले टाइम में मुझे इसकी पूरी आशंका है कि शायद ही कोई सरकारी नौकरी में आना चाहे। क्यों? क्योंकि मैं तो मेरे बेटे को कभी सरकारी नौकरी के लिए नहीं कहूंगा। माफ कीजिएगा, मुझे बेटा नहीं है, बेटी है 2 साल की, ठीक है। मैं मेरी बेटी को कभी नहीं कहूंगा सरकारी नौकरी में अरे क्यों जाएंगे भाई साहब? 10-10 साल आप सरकारी नौकरियों के लिए आप करोगे तो कैसे जाएंगे हम? प्राइवेट में कर लेंगे ना। तो ये पूरी तरीके से सरकारी तंत्र को पंगु बनाने की कोशिश है। एक सवाल मैं पूछूंगी आपसे, बड़ा मार्मिक सा है, मुझे पूछना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी पूछूंगी। जब ये फैसला आया तो बहुत सारे बच्चे आपके संपर्क में होंगे, उन्होंने जब आपको फ़ोन किया तो क्या कहा? क्योंकि ये बड़ा ऐसा सवाल है, क्योंकि जब मैं अंदर से भी बोल रही हूँ तो मुझे खुद को भी लग रहा है, क्योंकि 10 साल 5 साल 6 साल बहुत लंबा समय हो जाता है सत्येंद्र जी किसी भर्ती को पास करने में, पढ़ने में, सब कुछ। मतलब इंसान का जहनी तौर पर इंसान क्योंकि पागल हो जाता है जब भर्ती परीक्षा रद्द हो जाती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब 2-2 साल 1.5 साल का प्रोबेशन पूरा हो जाता है और फिर आपकी वर्दी उतर रही है, क्या कहना है उन बच्चों का? मैम ऐसे कॉल्स आए, ये जब मैं कॉल पिक कर रहा था तो वहां पे मैंने एक्सेप्ट किया, उसके बाद टाइमर स्टार्ट हो गया 0.00। सामने से कोई आवाज नहीं आ रही, आवाज में क्रंदन है। और ये किनकी आवाज ऐसे कपकपा रही थी? उन नौजवानों की आवाज कपकपा रही थी जो 6 फीट की हाइट के। क्या नौजवान देखोगे मैम? आप उन ऑफिसर्स को देखिए जो एसआई में सिलेक्टेड हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग किए हुए ऑफिसर्स हैं वो। आप उनकी कद काठी देखोगे, 6 फीट का नौजवान, और जब उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले, उसके मुंह से क्रंदन की आवाज आए, तो क्या बचा है उस इंसान में? क्या छोड़ दिया उस इंसान को? वो सिर्फ और सिर्फ एक जिंदा लाश है। वो खड़ा जरूर है अपने पैरों पे, लेकिन ये धरती मां भी उसका वजन नहीं उठा पा रही। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी कि कई लोग आज भी जो इस पेपर लीक का जब हम नाम लेते हैं तो सिहरन से आती है कि तैयारी करे कि नहीं करे, क्योंकि बहुत जगह बैठा है ये माफिया। तो और कई लोग तो ऐसे जो पकड़ में ही नहीं आए हैं आज तक, बाहर भागे हुए हैं, तो उन लोगों पर कब लगाम कसी जाएगी? मैडम देखिए, एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। हमारे आसपास में मच्छर होते हैं, मॉस्किटो। तो पहले क्या करते थे हम, जब बचपन में थे, मैं जानता था, एक वो काला नाग सा लेकर के आते थे, उसका धुआं करते थे, मच्छर भाग जाते थे। फिर हम थोड़े से मच्छर और ज़्यादा अपग्रेड हो गए, फिर वो ऑल आउट लेकर के आए हम लोग। आजकल तो मच्छर ऑल आउट से भी नहीं भाग रहे, उससे काला हीट से तो भाग ही नहीं रहे, ऑल आउट से भी नहीं भाग रहे। अब मच्छरों के लिए वो एक इलेक्ट्रॉनिक की वो एक छड़ी लेकर के आते हैं, उससे भगाने की कोशिश करते हैं। तो उनका जो एंटीबॉडी है वो इस तरीके से विकसित हो गया कि आज ना उन पे काला हीट का उस पे कोई असर हो रहा है, ना ही आपका ऑल आउट का उस पे कोई असर हो रहा है, और ना ही जो आपकी इलेक्ट्रिक स्टिक है उनका असर हो रहा है। तो आज चाहे एसओजी कितना भी अपना तंत्र हावी कर ले या फिर कितने भी प्रिकॉशन ले ले,
भजनलाल जी की जब से सरकार आई है अभी तक एक भी पेपर लीक की घटनाएं पब्लिक के सामने नहीं आई है, मतलब ये भी छुपाया जा रहा है। लेकिन इसमें एक चीज देखिए मैडम, अभी जो मामला आया, इतनी बड़ी रैलियां हुई, इतने बड़े पैसे खर्च हुए, तो ये अगर कोई आदमी 100 रुपए खर्च करने की क्षमता रखता है तो वो 100 रुपए की तभी खर्च करेगा जब उसकी जेब में 1000 रुपए होंगे। तो अगर पेपर माफिया आज इतना अंधाधुंध पैसा बहा करके और ये सारी चीजें करके वो कर रहा है, और क्या पहली बार ये भर्ती रद्द हुई है क्या? जेईएन भर्ती आपने देखा नहीं, 2016 में जेईएन भर्ती रद्द हुई थी, 2 साल बाद फिर से करवाई, फिर से धांधली हुई 2018। और आप एसओजी में देखिए 138 एफआईआर हैं आज एसओजी के पास में पेपर लीक और इन सब घटनाओं की, फर्जी डॉक्टर तक मिल गए। मैडम ये जो आज पेपर माफिया है, पेपर माफिया हमारे खून, हमारे डीएनए, जो सिस्टम का जो डीएनए है, जो सिस्टम का जो खून है, उसमें फंस चुका है। और जिस तरीके से मच्छर अपग्रेड हो रहे हैं उसी तरीके से पेपर माफिया भी अपग्रेड हो रहा है। अभी तक हम सिर्फ पकड़ पा रहे थे डमी कैंडिडेट्स को, हम पकड़ पा रहे थे ब्लूटूथ वाले को, ये हमारे मेन स्रोत थे। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम पकड़ पा रहे थे, लेकिन क्या पता पेपर माफिया कहां पहुंच गया होगा। हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में हैं। आपने देखा जोमेटो के फाउंडर ने एक टेम्पल नाम की डिवाइस बनाई है जो इधर लग जाती है, पूरा सब कुछ आ जाता है। क्या पता कोई ऐसी डिवाइस हो, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या पता क्या बनाया है पेपर माफिया ने। जो पेपर माफिया 100 करोड़ की रैली कर सकता है वो पेपर माफिया बना नहीं सकता। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मैडम, ये पेपर माफिया इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और मुझे नहीं लगता ये पेपर माफिया इंडस्ट्री को तोड़ पाना उतना सक्षम है। क्योंकि मैं भजनलाल जी का स्वागत करूंगा कि उन्होंने अपने ना एक डीजी बैठा दिया है एसओजी के अंदर, आनंद श्रीवास्तव जो है वो हेड करते हैं, विशाल बंसल जी एडीजी हैं, फिर आईजी रैंक के 3-4 अधिकारी हैं, उनमें एसपी रैंक के 5-6 अधिकारी हैं। मतलब 100-150 लोगों का जो एसओजी का ये जो थाना है, इसमें एक बहुत बड़ा अमली जामा है वहां पे। पहले उस एसओजी में थाने में मुश्किल से 5 या 10 लोग होते थे, लेकिन उन्होंने 10 की संख्या 100 पे लेके आ गए। लेकिन उनके पास में कौन सी हाईटेक वो उपकरण हैं जिससे वो पकड़ पाएंगे? कैसे पकड़ पाएंगे? क्योंकि पुलिस के वो अफसर, इन्वेस्टिगेशन, उनकी एक लिमिट है, वो अपनी लिमिट से ऊपर तो नहीं जा सकते। मुझे पुलिस अफसरों पे नीयत पे कोई संदेह नहीं है, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, तभी तो 138 एफआईआर हो गई, तभी तो फर्जी डॉक्टर पकड़े गए, तभी तो फर्जी डिग्रियां पकड़ी गई, जेईएन जैसी सभी भर्तियों में ये मामले आ रहे हैं। लेकिन पेपर माफिया हाईटेक हो रहा है, 100 करोड़ की रैलियां कर रहा है, अब कैसे पकड़ोगे उसको? बहुत बड़ी चुनौती है मैडम। एक आखिरी सवाल और पूछूंगी कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? डेफिनेटली जाएंगे मैडम। हमें भारतीय संविधान पे पूर्ण भरोसा है, और जो हमारे लीगल राइट्स हैं हम उसका पूरा का पूरा यूज करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आज हमारी लड़ाई नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा, हम स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लिए अब ये नौकरी की लड़ाई नहीं रह गई है, और हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे कल आपने कहा कि कल किसके फोन आए? कल हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे परिजन और उन लोगों के फोन नहीं आए, बाहर से लोगों के भी फोन आए कि सतेंद्र फाइट करनी है, रुकना नहीं है, क्योंकि कल को हमारे बच्चों के साथ भी यही होगा। आज जनता सामने नहीं आना चाहती मैडम, लेकिन वो पीछे बैक सपोर्ट कर रही है पूरा, क्योंकि सामने कैसे आएगी? सामने इतने बड़े लोग खड़े हैं। अगर आप ये बोल दो कि हनुमान बेनीवाल जी ने इस तरीके से इन्वॉल्व है, मैडम उसका ना लोग पागल हो जाएंगे, इनके कार्यकर्ता वगैरह, उनको डर लगता है, सबको डर लगता है मैडम, क्योंकि आपकी जो कानून व्यवस्था है उसमें पिछले 10 सालों से थानेदार ही नहीं मिल रहे। भाई पुलिस कितने लोगों को संभालेगी? पुलिस के पास तो फोर्स है ही नहीं, क्योंकि फोर्स तो आपने आने ही नहीं दी। और आपने फोर्स क्यों नहीं आने दी? क्योंकि आपको यह भय था कि अगर आपने ये 800 वाले पहले वाले थानेदार 1050 वाले अभी भी तो रुकवाया गया है। अभी गए थे ना 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में कि भर्ती को पोस्टपोन कर दो। उसके बाद जब आरपीएससी ने काउंटर किया कि साहब हमने इनका तो पहले से ही एडमिट कार्ड जारी कर दिया है,
जो याचिका करता था सूरजमल मीणा का, उसका दिखाया कि इनका एडमिट कार्ड जारी कर चुके हैं। 700 लोगों का प्रोविजनल बेसिस पे आरपीएससी कर चुकी थी। वो तो मैं यूआर साहू जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि वो पुलिस में रहे हैं, उन्होंने पहले से ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकाल लिया कि भैया क्या आगे चल करके क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। आज की जो एग्जाम हो रही है एसआई भर्ती 2025 की, वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही है, क्योंकि अभी तक हम न्यूज में ये देख रहे हैं एग्जाम चल ही रही है, कोई अभी तक कोई अप्रिय घटना नहीं आई है सामने, कुछ आया नहीं अभी तक नहीं आया। और उम्मीद करते हैं आज वाली पारी में भी नहीं आए, कल वाली पारी में भी नहीं आए। और एक इसमें नॉर्मलाइजेशन का था, हम तो नॉर्मलाइजेशन के लिए भी हमेशा बोलते हैं कि सरकार एक ही पारी में करवाए, नॉर्मलाइजेशन खत्म ही करो। अगर हनुमान बेनीवाल जी ने कभी नॉर्मलाइजेशन की बात क्यों नहीं उठाई? असली मुद्दा तो नॉर्मलाइजेशन का दंश था। नॉर्मलाइजेशन वो मुद्दा है जो आज राज्य से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ है, क्योंकि इनको असली मुद्दों की बात ही नहीं करनी है। हनुमान बेनीवाल जी वही बात करते हैं जो पेपर माफिया लिख के देता है, सारा का सारा वहां से नोट्स बन करके आते हैं जी यही बोलना है, उसके अलावा बोलते ही नहीं है। अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन पे बात करते आप, मैं साथ देता हूं उसका नॉर्मलाइजेशन के लिए। भाई आप एक बात बताओ, आप देश में बोल रहे हो कि वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, तो एक पारी में एग्जाम क्यों नहीं हो सकता? कितने लोग हैं? 7.5 लाख ही तो है। आपने 41 शहरों में सेंटर बनाए हैं, आप 80 में बना लो, कौन मना कर रहा है? आपके पास में इतनी फोर्स है, इतनी अमली जामा है, आपने एसआईआर जैसी प्रक्रिया करवा दी, और वो भी इतने चुनौतीपूर्ण टाइम में करवा दी, तो आप एक एग्जाम नहीं करवा सकते? नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा पॉइंट था, लेकिन वो नहीं उठाना है इन लोगों को। इनकी मनसा पहले दिन से क्लियर थी मैडम। मेरा पूरा का पूरा आज हम लोगों के साथ बात कर रहे हैं क्योंकि आप जनता की अदालत हैं, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो हम जनता तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप तक जो बात पहुंचाई गई है वो बात गलत है सरासर। बिल्कुल आपकी बात जो है जनता तक जाएगी सत्येंद्र जी, और हमने भी जो है देखा है कि संघर्ष किया है बच्चों ने काफ़ी, और मैंने उन बच्चों को देखा है, जो उन स्टूडेंट्स को, उन अभ्यर्थियों को देखा है। कुछ महिलाएं ऐसी थी, मैंने खुद टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग कि मैंने ऐसी महिलाएं भी देखी थी, हम लोग जब कवर करने जाते थे, जो कोई विडो है, किसी की एक बच्ची है, कोई अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहती है, किसी की उम्र निकल गई, शादी नहीं की है, तो हमने ऐसे कैंडिडेट्स भी देखे जिनकी आंखों में हमने आंसू देखे, और 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड उन्होंने किया है पूरा, और अब कल जो एक फैसला आया कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी, तो आप समझिए कि उन कैंडिडेट्स का क्या, जिन्होंने वाकई में जो इसमें लिप्त थे, मिली भगत पेपर लीक में लिप्त थे, जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, उनके लिए तो मैं कहना चाहूँगी ज़रूर उन लोगों को तो देखिए सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा के साथ साथ वो उन लोगों का क्या कसूर है जिन्होंने बिल्कुल ही मेहनत की हो, जो गरीब किसान परिवार से आते हो, जिनके घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं रही हो। अभी सत्येंद्र जी कह रहे थे एक ऐसा कैंडिडेट था जिसने सुसाइड कर लिया, राजेंद्र सैनी। अब समझिए कि ऐसी भी नौबतें आई हैं लोगों की कि जिन्होंने सुसाइड कर लिया। मतलब सुन के भी अंदर से सिहरन से आ जाती है कि आदमी कितनी मेहनत करता है। हम भी जब किसी न्यूज़ पे काम करते हैं तो 8-10 घंटे उस पर लग जाते हैं, और अगर वो फेल हो जाए तो कितना दुख हो जाता है, वो चीज़ छपे नहीं, चले नहीं तो कितना दुख होता है। वैसा ही उन अभ्यर्थियों के साथ है जिन्होंने 10 साल मेहनत कर ली, और अभी 2021, 21, 22, 23, 24, 25, नाउ इट्स 2026, तो आप समझिए ये 6ठी साल है, और 6ठी साल में ये रिज़ल्ट आता है कि भर्ती परीक्षा रद्द हो जाएगी। बहुत सारे लोगों का भविष्य जो है दांव पर लग गया है, और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है उस पर जो है निगाहें टिकी हुई हैं। खैर, आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा समाचार।